हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज़ योर होस्ट रौनक एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड लेक्चर, द सेकंड पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर एरा लेक्चर सीरीज, जिसमें पहला पार्ट आप लोग को होप सो पसंद आया होगा और आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो इस वीडियो को तभी देखिएगा जब आपने पहला पार्ट देखा हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा के बारे में बात करते हैं, जिस सब मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज़ कोल्ड वॉर एरा एंड जो दो कंट्रीज़ थी उनकी आइडियोलॉजीज़ के बीच का डिफरेंस, जिससे ये चीज़ शुरू हुई, इनिशिएट हुई। ठीक है, तो इसमें और आगे जाते हैं और हम लोग बात करते हैं अब अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर में रिफर्स टू द एरिया वेयर क्राइसिस अकर्ड। तो जो एरिया जहाँ पर क्राइसिस अकर हुई, दैट एरिया कहते हैं कोल्ड वॉर के अरीनास। कोल्ड वॉर वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल स्मॉल शूटिंग वॉर्स। अब क्या हुआ कि छोटे छोटे शूटिंग वॉर्स, कोल्ड वॉर मतलब जो कोल्ड वॉर के अंदर नहीं आता, बट कोल्ड वॉर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज शूटिंग वॉर्स। जैसे कि जैसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि दो सुपर पावर्स थी। डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ था कोरिया में 1950 टू 1953, बर्लिन में 58 टू 62 एंड कॉन्गो में अर्ली 63। तो देखो ये तीन तुम चीज़ देख सकते हो कि इन तीन चीज़ों में कोल्ड वॉर शूटिंग वॉर बन गई थी। तो डायरेक्टली कहीं नहीं लड़ेगी यूएस और यूएसएसआर डायरेक्टली लड़ गए, और नहीं, एक छोटी छोटी कंट्रीज़ पे उनकी थोड़ी बहुत कहाँ से नहीं हो गया, थोड़ी बहुत शूटिंग वॉर हुई। तो दैट इज़ द कोल्ड वॉर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल शूटिंग वॉर्स एंड दैट टू अप टू स्मॉल स्केल। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिया में नेहरू ने क्या किया। तो नेहरू ने एक रोल प्ले किया था मीडिएटिंग बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज़ टू कोरियाज। ओके, तो जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया उनके बीच का जो मीडिएटिंग रोल इंडिया ने प्ले किया, और अकम्पेन्ड बाय मिस्टर नेहरू। तो उस वक्त इंडिया का यही स्टैंड रहता था वर्ल्ड में कि वो दो कंट्रीज़ के बीच में मीडिएट कर सके। दैट कि हम लोग ना अटैक करते थे, हम लोग ना डिफेंड करते थे, वी वर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दैट वाज अ गुड थिंग आई गेस। फिर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी सेम काम किया मीडिएटिंग का कॉन्गो क्राइसिस में। ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरिया क्राइसिस में कोरिया कंट्रीज़ के बीच के वॉर में किसने मीडिएटिंग रोल किया प्ले, तो आप कहोगे नेहरू। और अगर आपसे पूछा जाए कॉन्गो क्राइसिस में किसने मीडिएटिंग रोल प्ले किया, तो आप कहोगे यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल। ओके, फिर यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू एलिमिनेट सर्टेन काइंड ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अब इन्होंने एक सोचा कि यार ये छोटी छोटी जो कंट्रीज़ है ना, ये न्यूक्लियर वेपन्स बना ले रही हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा किया, उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ ट्रीटीज साइन करी। एंड उन ट्रीटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो एक ट्रीटी थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एलटीबीटी इसे कहते थे, कि आपने इससे ज़्यादा अमाउंट में टेस्ट, जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो कंडक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एबीएमटी। आप देखो इन्होंने दिमाग से काम लिया। अब देखो उन्होंने तो सब बना ही लिया था, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली ऑलरेडी। उन्होंने सोचा कि ये छोटे छोटे कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, ये ना कहीं बना ले, है ना। तो उन्होंने ये सब ट्रीटी बनवा ली ताकि अब से जो बना चुके, अब इसके बाद से कोई नहीं बनाएगा, इवन देयर कंट्री भी नहीं बनाएगी, और जितने भी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज है वो भी ये सब चीज़ें नहीं करेगी। तो टेस्ट बैन पर रोक लगा दी कि इतने अमाउंट में सिर्फ टेस्ट बैन हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद चैलेंज टू बायपोलैरिटी। अब बायपोलैरिटी का मतलब क्या होगा कि दुनिया में दो पावर्स, फॉर एग्जांपल यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो इन पे एक चैलेंज आया, वो क्या था, नैम क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें इंडिया था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया ना कि इंडिया के बारे में बताऊंगा, तो वही मैं बता रहा हूँ कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने नैम में पार्टिसिपेट किया। व्हाट इज नैम, आइए जानते हैं। तो नैम ऑफर्ड अ थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नैम ने क्या किया, एक तीसरा ऑप्शन दिया, दैट इज नॉट टू ज्वाइन एनी अलायंस टू अ न्यूली डिलोकलाइज कंट्री। समझ रहे हैं क्या, कि जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक वेस्टर्न अलायंस बन गया था, एक ईस्टर्न अलायंस बन गया था, राइट। तो इंडिया ने दोनों अलायंस को ज्वाइन नहीं किया ना, तो और एक सियातो बना था, एक सेंतो, तो इंडिया ने इन सब में किसी में भी ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने क्या ज्वाइन किया, नाम किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये क्या है आगे जानते हैं। तो नाम के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के नेहरू जी, एंड इजिप्ट के लीडर गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकारनो, घाना के क्वामे नक्रुमा ऑल्सो सपोर्टेड दिस। फिर नाम की सबसे पहले समिट कब हुई, 1961 में हुई थी, और एट बेलग्रेड में हुई थी 1961 में नाम की पहली समिट।
तो नैम का मतलब ये नहीं कि आइसोलेशन या न्यूट्रलिटी, ऐसा नहीं कि हमने ना इनमें पार्टिसिपेट किया, हमने ना अटैकिंग में किया ना डिफेंस में किया तो इसका मतलब हम आइसोलेट हो गए, ऐसा नहीं है। वी वर अ मीडिएटिंग रोल बिटवीन टू countries, we played a mediating role between two countries, and NAM is equal to playing a role in mediating between two rivalry nations। तो NAM से जो छोटे छोटे कंट्रीज उनको अपॉर्चुनिटी मिली अपने कंट्री को वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज कराने की, तो NAM वॉज अ वेरी powerful weapon for India and for other countries like Indonesia, Egypt, Yugoslavia, right? तो ये चीज़ याद ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अभी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, ठीक है, जानते हैं। द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड द रियलाइजेशन दैट कंट्रीज वॉज टू बिकम मोर डेवलप इकोनॉमिकली एंड टू लिव द कंट्री आउट ऑफ पॉवर्टी। समझ रहे हैं, जितने भी स्मॉल स्मॉल कंट्रीज हैं उनको अपनी कंट्री को पॉवर्टी से निकालने के लिए जो एक बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक ऑर्डर बनाया गया, उसे कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, United Nations CTAD brought out report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development। तो इन्होंने बेसिकली एक नई ट्रेड पॉलिसी बनाई डेवलपमेंट के लिए। और एक चीज़ और याद रखना कि नैम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप इन फ्यूचर। ठीक है, तो नैम एक बेसिकली मीडिएटिंग रोल तो करता ही था प्ले, मगर फ्यूचर में एक इकोनॉमिक रोल भी प्ले करने लगा कि प्रेशर डालने लगा इकोनॉमिकली दूसरी कंट्रीज़ पे। तो ये एक बहुत अच्छा वेपन था इंडिया के पास उस वक्त। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपने बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं बता रहा हूँ, इंडिया फॉलोड अ टू वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। इट डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द अलायंस एंड रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज बिकमिंग, ठीक है, दीज अलायंस। ठीक है, उसके बाद द पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट फ्लाइंग अवे बट वॉज इन फेवर ऑफ इंटरव्यून वर्ड ऑफिस टू सॉफ्टवेयर कट। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि वही मैंने बताया कि इंडिया की पॉलिसी क्या थी, ऐसा नहीं थी कि बेसिकली हम ना अटैक करेंगे, हम ना डिफेंस करेंगे, ऐसा नहीं था। इंडिया की पॉलिसी सिंपल सी थी, टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ इंटरनेशनली बाय प्लेइंग अ मीडिएटिंग रोल बिटवीन टू राइवलरी नेशंस। ठीक है, फिर किसके थ्रू, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो द नॉन अलाइनमेंट गेव इंडिया द पावर टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर्स। ठीक है, ये तुम याद कर लो। फिर इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। बहुत कंट्रीज थी इंडिया की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी कर रही थी, बट स्टिल इट हैड बिकम बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट एंड अ कोर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इंडिया को नाम ने बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन दिया, और यहीं तक था कोल्ड वॉर एरा का चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर एरा क्या था, सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि नैम क्या था और इंडिया का रोल क्या था नैम में एंड कोल्ड वॉर एरा में। हम लोगों ने बहुत चीज़ें जानी इन दोनों लेक्चर्स में, और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है।